इस बार तो हद हो गई, चैप्टर ही खत्म हो गया, नोट्स ही नहीं आए अभी तक, पर हैं रखे हैं, अभी आज दे दूंगा। रे ऑप्टिक्स करूंगा शुरुआत। अच्छा अच्छा अच्छा, फुल एमसीक्यू। वो तुम्हारा वाला ही है। अच्छा एक मिनट, खरीद फरोख्त की बात बाद में करते हैं, पहले ये देखो, चलो जी कोई नहीं। तो मैं कुल मिलाकर ना रिऑप्टिक्स कराना चाह रहा हूँ। क्या क्या? अच्छा हाँ चलो कोई नहीं। अच्छा चलिए मैं आगे अरे मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ भाई, ये चैप्टर आज खत्म कराना चाह रहा हूँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब देखिएगा कि इसमें कंस्ट्रक्शन में हमने देख लिया था फील्ड मैग्नेट। हाँ हाँ, फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, स्लिप रिंग्स, ब्रशेस, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अच्छा, उसके बाद वर्किंग भी हमने देख ली थी कि फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन जैसे बाहर से अंदर की तरफ होती है, तो सेकंड हाफ साइकिल में अंदर से बाहर की तरफ होती है डायरेक्शन। तो हम ये कहते हैं कि एवरी हाफ साइकिल में जो डायरेक्शन है करंट की वो रिवर्स हो रही है। जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है दैट मीन्स कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एसी जनरेटर। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद अच्छा, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ, पेज नंबर बिल्कुल लास्ट में 41 एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ वो देखेंगे, जैसे कैपिटल एन है ये हमें पता ही है, कैपिटल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कैपिटल ए है फेस एरिया ऑफ ईच टर्न, कैपिटल बी है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, थीटा क्या है, एंगल विच नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स विद फील्ड बी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट, और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। ये ना हम इससे पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं, जिसमें हमने फ्लक्स निकाला था, इससे पहले वाले चैप्टर में हम ये देख चुके हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम ये कह रहे थे कि टॉर्क इन अ कॉइल, तो टॉर्क इन अ कॉइल वाला जो करा था ना, उसमें हमने फ्लक्स निकाला था ऐसे ही, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। अच्छा, इसके बाद फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर तो फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, और हम जानते हैं थीटा क्या होता है, ओमेगा टी। ठीक है भाई, थीटा क्या है, थीटा है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा, और टाइम तो टी होता ही है। तो फाई इज इक्वल टू हम ये बोल सकते हैं एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कैसे होगा, हम ये जानते हैं कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ पैदा होता है। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई कितना है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो E इज इक्वल टू, यहाँ पर जो T है, T वेरिएबल है, तो इसका मतलब सिर्फ कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल होगा, एन बी ए तो कांस्टेंट है, तो माइनस एन बी ए, और जब कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशियल हो जाता है माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशियल हो जाता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ये हो गया। फिर ओमेगा टी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है, ओमेगा आ जाता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये सभी को क्लियर है, मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ईएमएफ हो गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये जो एन बी ए ओमेगा है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ई नॉट,
ई नॉट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, ये ई नॉट की वैल्यू हो गई। और I इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो E कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी रख दिया। आई क्या होता है, ई एम एफ अपॉन आर, ठीक है। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, तो ई नॉट अपॉन आर को एक तरफ ले लो और ये हो गया साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई की वैल्यू हो गई आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना है कि भाई हमारा जो ई है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी है, यानी कि करंट और ईएमएफ दोनों के दोनों फेज में होते हैं, आउट ऑफ फेज नहीं होते, ठीक है। जैसे इंडक्टिव सर्किट में होता था, कैपेसिटिव सर्किट में होता था, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। अच्छा जी, अब उसके बाद आगे ये दो तीन जो है ये थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे से ही हैं बस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन क्या होता है, थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है, कुल मिलाकर ये है कि जैसे मान लीजिए हमने एसी जनरेटर की बात करी, तो एसी जनरेटर में हमने ये कहा कि एक तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल फिक्स कर रखा है, एक तरफ साउथ पोल है। मैग्नेट तो सेम ही है, ऐसे बड़ी बना रखी है मैग्नेट, हमने एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल लगाया है और बीच में कॉइल है। अब वो जो कॉइल है, उस कॉइल को हम अगर हाथ से रोटेट करेंगे तो भी करंट प्रोड्यूस होगा, और या फिर उसमें कोई मैकेनिज्म लगा दें, जैसे डीजल जनरेटर होता है या पेट्रोल जनरेटर होता है, तो तब वो घूमने लगे। तो ऐसे ही सोचिए कि जो बड़े बड़े पावर स्टेशंस होते हैं, बड़े बड़े पावर स्टेशंस में फॉर एग्जांपल हम किसी डैम की बात करते हैं, तो डैम में क्या करा जाता है कि जितनी आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है ना, उस हिसाब से पानी छोड़ा जाता है। भाई बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगे तो पता चला बाढ़ ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी देखना है कि वो जो पानी है, उस पानी के काफ़ी सारे फ़ायदे हो जाएं, तो क्या करा जाता है कि कॉइल्स, बहुत बड़ी कॉइल को क्या बोलते हैं, टरबाइन बोलते हैं, ठीक है। तो वो टरबाइन में क्या है, टरबाइन ऐसे है, आप ये समझिए जैसे एक सिलेंडर हो, जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक सिलेंडर है, ऐसे एक सिलेंडर है, इस पर एक कॉइल लगी हुई है, दूसरी कॉइल लगी हुई है, तीसरी कॉइल, मतलब बड़े बड़े फट्टे लगे हुए हैं एक तरह से, ये समझ लीजिए यही होता है। तो और लेफ्ट में और राइट में बहुत बड़े मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, ठीक है ना, यस। ये तो ये शायद न्यूक्लियर पावर प्लांट का होगा, हाँ ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का होगा, क्योंकि वो तो बड़ा गंदा सा होता है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर होता है ना। भाई टिहरी डैम है, तो टिहरी डैम पर जनरली जो उत्तराखंड के आसपास के जो स्कूल्स हैं ना, वहाँ पर स्कूल्स की एजुकेशनल ट्रिप पर भी बच्चों को लेकर जाते हैं, ठीक है। लेकिन देखते दूर से हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उससे वहाँ पर आसपास ये भी रहता है, आसपास ये है कि आप कुछ किलोमीटर का रेडियस होता है कि वहाँ तक कोई घर भी नहीं बना सकता, कोई ज़मीन भी नहीं खरीद सकता, पूरा गवर्नमेंट ने वो एक्वायर करा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, देखिए कितनी फ़ायदे की चीज़ है कि टरबाइन लगी हुई है बहुत बड़ी, जो वाटर है, वाटर तो नेचुरली फ्लो होता हुआ आ रहा है, ऊंचे पहाड़ों से फ्लो होता हुआ आ रहा है नीचे ग्राउंड की तरफ, तो उसका फ्लो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ रहेगा ही, ठीक है। अगर बांध ना लगाया जाए, बांध समझ रहे हैं, डैम जो ना बनाया जाए, तो वो तो इतना पानी आ जाएगा, खास तौर पर रेनी सीजन पर जहाँ रेन का भी वाटर इकट्ठा हो जाता है कि बाढ़ ही आ जाएगी। तो अरे बाढ़ से याद आया, तो 2-3 दिन जो है ना, थोड़ा आप लोग भी अलर्ट रहिएगा, पता होगा वेदर की फोरकास्ट पता है ना, ये है कि भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है पूरे दिल्ली एनसीआर में। तो ख़ास तौर पर 2-4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी भर जाता है, तो भाई वहाँ पर मत जाना, जैसे कि गुड़गांव हो गया, गुड़गांव का तो सुना ही होगा ना, गाड़ियाँ तैरती हैं वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ मत जाना। हाँ, मोटर बोट चलती है। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे टरबाइन लगी हुई है, तो इतनी लिमिट में पानी छोड़ा जाता है कि वो पानी जो है वो टरबाइन के ऊपर से टच करके जाता रहे। जब टरबाइन के ऊपर से टच करके जाता रहेगा, टरबाइन घूमेगी, इधर मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स कर रखा है, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, वो पानी कहाँ गया, उस पानी को अलग अलग रास्ते, छोटी छोटी, जिनको नहर बोलते हैं, छोटी छोटी नहर बना देते हैं। नहर में छोटी छोटी क्यारियाँ होती हैं, वो आसपास के जो खेतों पे हैं वहाँ पर सिंचाई करती है, ठीक है। तो हो गया ना डबल बेनिफिट, एग्रीकल्चर के लिए भी पानी मिल रहा है,
ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है उससे। तो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो रही है कैसे, कि उसने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन घूमी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। मतलब कुल मिलाकर कोई ऐसी चीज चाहिए जो टॉर्क पैदा कर दे, यानी कि घुमाए। कौन है परेशान कर रहा है? नहीं गाली तो क्यों नहीं है। ये तो पता नहीं, वैसे ही फर्जी मैसेज आ रहे हैं। मैंने तो रैपिडो बुक भी नहीं करी। ओटीपी आ रहा है इसका। मेरे साथ भी होता है। कॉपी कर दी होगी सर, तो रोनी गाजे मासे गाजी ऐसे ऐसे मैसेज आता है। अरे यार ये ना लास्ट ईयर भी एक बार ऐसे ही हुआ था मेरे साथ ना, मैसेज ही मैसेज। अभी अचानक ही स्विच ऑफ वाला फोन आता है। फ़ोन भी आने शुरू हो गए। हाँ स्विच ऑफ कर देते हैं फालतू में। ठीक है, ठीक है जी। तो अब आप ये देखिएगा कि ये इस तरह से घूमेगा। तो ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वाटर इज स्टोर्ड इन अ डैम एट अ हाइट फ्रॉम वेयर इट फॉल्स इनटू अ जायंट वाटर व्हील्स और टर्बाइंस। दीज टर्बाइंस आर कनेक्टेड टू द लूप्स ऑफ वायर्स इन एसी जनरेटर्स। ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन में क्या है, थर्मल पावर स्टेशन में स्टीम जनरेट होती है। स्टीम जनरेट होती है या तो कोयले के जलने से, या पेट्रोल के जलने से, या डीजल के जलने से, या कोई भी फ्यूल है उसके जलने से। तो in a thermal power station, steam is produced by boiling water using coal or oil as a fuel. The turbines coupled to the loops of AC generators are rotated by steam and thus electrical energy is generated. तो थर्मल पावर स्टेशन में ये होता है। थर्मल पावर स्टेशन में मतलब कोल से या पेट्रोल से या डीजल से, जो भी इजीली अवेलेबल है, उसको जलाने से पानी बॉईल होता है। पानी के बॉईल होने से स्टीम जनरेट होती है और स्टीम टरबाइन को घुमाना शुरू करती है। अगला है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसी टरबाइन को न्यूक्लियर किसी भी न्यूक्लियर कोई भी हमारे पास अगर एलिमेंट है तो उसके हेल्प से वो करा जाता है। इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, अ न्यूक्लियर फ्यूल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कोल टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी। तो ये आपका एसी जनरेटर कंप्लीट होता है। उसके बाद ये तीन क्वेश्चंस हैं, ये तीन क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस में आप ये देखिएगा कि फॉर्मूला बस यही यूज़ होना है। ठीक है। याद करिए जैसे हमने जनरेटर का करा था, तो जनरेटर में हमारे पास एक ही रिलेशन था, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, और करंट का रिलेशन क्या था, I1 अपॉन I2। ठीक है, तो यही था बस। तो दो क्वेश्चंस करे थे, उसके अलावा और कोई टाइप नहीं है इसमें। तीन मैंने यहाँ पर इंक्लूड करें, तो तीन क्वेश्चन से ही सारा हो जाएगा ये क्लियर। देखिएगा हाँ जी, ये आपका सीबीएसई में 2008 का क्वेश्चन है, और इंक्लूड मैंने नोट्स में इस वजह से करा है क्योंकि एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कभी ये नहीं माना जा सकता कि भाई ये पुराना हो गया, इसको नहीं करना है, वो करना ही है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या दे रखा है। रवि पेडल्स अ स्टेशनरी bicycle, the pedals of which are attached to a 100 turn coil of area 0.10 मीटर स्क्वायर। ठीक है। स्टेशनरी बाइसिकल का मतलब बाइसिकल खड़ी हुई है, स्टैंड पर खड़ी हुई है। ठीक है, और उसको ऐसे ऐसे वो घुमा रहा है। अच्छा, और उसका जो विच आर अटैच्ड, पेडल्स ऑफ विच आर अटैच्ड टू 100 टर्न कॉइल। तो उसके जो पेडल्स हैं वो जैसे सिर्फ एक व्हील ना घुमाकर उस पर ना व्हील की जगह कॉइल बना रखी है। कॉइल का मतलब व्हील के ऊपर ही एक वायर लपेट रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कितने, 100 टर्न। ठीक है, कॉइल बना रखी है, मतलब जैसे रिम होता है ना, तो रिम के ऊपर 100 टर्न्स मार रखे हैं कॉपर की वायर के, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है। अच्छा, और कॉइल का जो एरिया है वो है 0.10 मीटर स्क्वायर। कॉइल का एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर। द कॉइल rotates at half a revolution per second, and it is placed in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla perpendicular to the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage generated in the coil? तो सबसे पहले ये बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल। तो देखिए जो जो वैल्यूज दे रखी हैं वो वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पर।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है रवि पेडल्स अ स्टेशनरी बाइसिकल द पेडल्स ऑफ विच आर अटैच्ड टू अ 100 टर्न कॉइल। तो सबसे पहले तो लिखिए कैपिटल एन, ये क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये तो हो गया कैपिटल एन। कैपिटल एन की मेरे को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद ये बोल रहे हैं ऑफ एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर। तो एरिया 0.10 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, 0.1 बोल दीजिए बस, 0.1 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये बोल रहे हैं द कॉइल रोटेट्स एट हाफ अ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, हाफ अ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ये जो है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। फ्रीक्वेंसी की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन जो शायद आपने 9th में या 10th में पढ़ी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस या नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड, ठीक है। तो और उसी को क्या बोलते हैं, पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है, हर्ट्स बोला जाता है। याद करिए, फ्रीक्वेंसी जो एफ है, एफ का फॉर्मूला 1 टाइम पीरियड भी तो होता है, और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो इसका मतलब आप जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो हर्ट्स है ना, उसको आप 1/सेकेंड यानी कि पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड यानी कि आपको एफ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। रेडियन पर सेकेंड दे रखा हो तो समझ जाइए ओमेगा दे रखा है। तो यहाँ पर एफ दे रखा है कितना, हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में आधा ही रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब हाफ रिवॉल्यूशंस या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड means f is equal to 1/2 हर्ट्स यानी कि 0.5 हर्ट्स, ये हो गया, ठीक है। अब मेरे को f की जरूरत नहीं, मेरे को तो ओमेगा की जरूरत है, तो ओमेगा निकाल लेंगे ना। ओमेगा क्या होता है, 2πf, ठीक। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 1/2 लिखने में फ़ायदा है, क्यों, ताकि 2 से 2 कट जाए। तो ओमेगा की वैल्यू सीधा सीधा 3.14, अब लिखना रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ये ओमेगा की यूनिट होती है, ठीक है। तो याद रहे, अगर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आ जाए तो समझ जाना कि आपको स्मॉल एफ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में दे रखी है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं एंड इट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला, ठीक। तो बी की वैल्यू 0.01 टेस्ला दे रखी है, तो सारी वैल्यूज आ गई भाई 0.01 टेस्ला, ठीक है। अच्छा जी, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा क्या होता है, ई नॉट होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल, मैक्सिमम वोल्टेज मतलब पीक वोल्टेज, हो गया, ठीक है। बस ये तो करना है, ठीक। अब ये कहेंगे नहीं नहीं वोल्टेज पूछ रहे हैं, ईएमएफ, अरे भाई जनरेटर है, जनरेटर में कौन से बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, वो तो जनरेट कर रहा है, कितनी ईएमएफ जनरेट करेगा, कितनी वोल्टेज जनरेट करेगा, मतलब ईएमएफ जनरेट कर रहा है या वोल्टेज जनरेट कर रहा है, एक ही बात है। उसके बाद जब कनेक्शन होता है तब ये होता है कि उसने इतना जनरेट करा, बल्ब ने इतना ले लिया, तो यानी कि बल्ब का वोल्टेज है ना, और फैन ने इतना ले लिया तो फैन का वोल्टेज। तो वो जो जनरेट कर रहा है वो तो ईएमएफ ही कर रहा है जनरेट। तो वो वोल्टेज पूछ रहे हैं, आपको ईएमएफ ही निकालना है। जनरेटर में वोल्टेज पूछें तो ईएमएफ ही निकालना है। तो ई नॉट लिखें, सिंस ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। तो एन कितना दे रखा है, कैपिटल एन, ओ सॉरी 100, बी कितना दे रखा है 0.01, ए कितना दे रखा है 0.1, और ओमेगा कितना दे रखा है 3.14, ठीक। पॉइंट गया तो नीचे 100 आ गया, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बचा इधर। 0.1 इंटू 3.14, 0.314 वोल्ट्स। बड़ा कमज़ोर जनरेटर है, इतनी सी वोल्टेज दे रहा है बस, ठीक है। 1.5 वोल्ट जो है, 1.5 वोल्ट तो उसी में आते हैं जो ये छोटा सेल होता है जो रिमोट में लगाते हैं, उसका मतलब बहुत छोटा सा जनरेटर है। हाँ हाँ, वो तो छोटी बैटरी होती है, हाँ उसमें 1.5 वोल्ट होता है, देखिएगा 1.5। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि यहाँ तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है। अब ना ऐसा होगा कि अगर मान लीजिए आपको वो बोले ना कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो जनरेटर की जो कॉइल है उसकी लेंथ फिर दे रखी होगी, ठीक है।
तो स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर आपको स्मॉल एन दे रखा है तो आप जो भी टरबाइन की या जनरेटर की लेंथ दे रखी है उससे मल्टीप्लाई करके निकालना आपको कैपिटल एन ही है। ठीक है, अभी तक तो नहीं आया ऐसा कोई क्वेश्चन कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखा हो, मतलब जनरेटर के और ट्रांसफार्मर के सीधे सीधे और आसान ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। आपको ये ध्यान है ना, स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, और जो चैप्टर नंबर 3 था उसमें स्मॉल एन था नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था वहाँ पर। तो ये स्मॉल एन का और कैपिटल एन का डिफरेंस याद रखिएगा। जब पूरा सिलेबस करोगे तो समराइज करेंगे, एक जगह लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना। खैर चलिए, एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको कैपिटल एन की वैल्यू 50 दे रखी है। फिफ्टी टर्न्स। अच्छा जी, एंड एरिया 2.5 मीटर स्क्वायर, एरिया 2.5 मीटर स्क्वायर। ये भी ऐसा यूनिट में दे रखा है तो हमारा काम आसान है। रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 60 रेडियन पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। रेडियन पर सेकेंड यानी कि ओमेगा दे रखा है 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 0.30 टेस्ला, तो 0.3 टेस्ला, 0.3 टेस्ला ये हो गया। बिटवीन टू फिक्स्ड पोल पीसेस, बिटवीन टू फिक्स्ड पोल पीसेस, तो ये कुछ नई बात नहीं है, कोई भी एसी जनरेटर है तो दो फिक्स्ड पोल पीसेस होते ही हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्लूडिंग दैट ऑफ द कॉइल इज 500 ओम, तो सर्किट का जो रेसिस्टेंस है, आर की भी जरूरत यहाँ पर पड़ी थी, तो वो कितना दे रखा है? 500 ओम। फाइव हंड्रेड ओम्स ये दे रखा है। ये पार्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर। तो E अपॉन आर ये निकालेंगे। एक्चुअली मैक्सिमम करंट ड्रॉन कैसे निकलेगा? E नॉट अपॉन आर। ठीक है ना, ये मैक्सिमम करंट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो E नॉट मैं निकाल ही सकता हूँ। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम निकालेंगे E नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। एन कितना है? 50, बी कितना है? 0.3, ए कितना है? 2.5 और ओमेगा कितना है? 60। पॉइंट गया नीचे टन आ गया, पॉइंट गया तो नीचे टन आ गया, एक जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो से ये जीरो गया। 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 25 3 ज़ा 75, तो ये ज़ीरो है। 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और 1 2250 वोल्ट्स। तो ये तो हमारे पास ई नॉट आ गया। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि आपको आई नॉट बताना है, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, तो 2250 अपॉन 500, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, तो ये क्या हो गया? 5 10 ज़ा 50 और 5 हाउ मच ज़ा 5 4 ज़ा 45 ज़ा 45 ज़ा, ये हो गया 4.5 एम्पियर। मैक्सिमम करंट जाएगा 4.5 एम्पियर। ठीक है जी, अगला देखिएगा बी पार्ट है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन द करंट इज जीरो। जब करंट जीरो होगा तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन द करंट इज जीरो, और इसी में पूछ रहे हैं व्हाट इज द फ्लक्स व्हेन द करंट इज मैक्सिमम। जब करंट मैक्सिमम होगा तब फ्लक्स बताना है, जब करंट जीरो होगा तब फ्लक्स बताना है। ठीक है, अच्छा जी, तो व्हेन द करंट इज जीरो, ये है फ्लक्स एन बी ए कॉस ओमेगा टी। फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी।
वो कह रहे हैं कि जब करंट ज़ीरो होगा, जब करंट ज़ीरो होगा तब आपको फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। वो कैसे बताएंगे ये सोचते हैं ज़रा। तो पहले करंट देखते हैं, करंट कैसे निकलेगा। करंट मैक्सिमम करंट में निकाल चुका हूँ, मैक्सिमम करंट पर अभी आते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो, ये समझ में आ गया। अब जो आई नॉट है, आई नॉट की तो वैल्यू निकाल चुके हैं ना 4.5 एम्पियर। अब वो कह रहे हैं कि अगर करंट ज़ीरो हो जाए, तो करंट ज़ीरो होने का मतलब क्या है, वो मैक्सिमम करंट को ज़ीरो नहीं बोल रहे हैं, मैक्सिमम करंट की तो वैल्यू कुछ ज़्यादा ही होगी, ठीक है, वो 4.5 आ चुकी है। तो वो कह रहे हैं करंट ज़ीरो। करंट ज़ीरो का मतलब क्या है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर करंट ज़ीरो भी तो होता है नहीं होता, ऐसी है ना भाई, ऊपर गया फिर एक इंस्टेंट पर ज़ीरो आएगा ना, ठीक। तो वो जो ज़ीरो आता है वो किस इंस्टेंट पर आता है, वो आप ऐसे देख लीजिए कि आई नॉट की तो कुछ वैल्यू होगी, तो हम ये कहेंगे साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ज़ीरो अपॉन आई नॉट, ज़ीरो अपॉन आई नॉट इज ज़ीरो। तो साइन ओमेगा टी कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ओमेगा टी की वैल्यू 0 डिग्री है, ठीक है। ओमेगा टी ये तो पता है ना, क्योंकि ओमेगा टी एंगल है भाई, थीटा की जगह ही ओमेगा टी लिखा है, तो ये एंगल है, तो एंगल की वैल्यू 0 डिग्री होगी अगर साइन ओमेगा टी 0 है। तो अगर आपका करंट 0 है तो समझ जाइए कि ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ मेंशन करेंगे फॉर ज़ीरो करंट ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एन कितना है 50, बी कितना है 0.3, ए कितना है 2.5 और कॉस 0 डिग्री हो जाएगा 1। तो इधर पॉइंट गया नीचे 10, पॉइंट गया नीचे 10, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25, 3 न्यूमरेटर में तो हो गया 75, और ये 50, 10 10 100, यानी कि 52 100 हो गया भाई, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 52 100, ठीक, इतना आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 37.5, बताइए जी, 37.5 वेबर, ये आ गया। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या पूछ रहे हैं, अब वो ये पूछ रहे हैं कि भाई अब आपको फ्लक्स बताना है व्हेन द करंट इज मैक्सिमम, ये ऐसे ही बता दो। करंट मैक्सिमम कब होगा, 4.5 एम्पियर हम निकाल चुके हैं, ठीक है। करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम तब होगा जब हमारा ये जो साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी ही करंट को कम या ज़्यादा कर रहा है। तो साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 कहाँ पर आती है 90 डिग्री पर, ठीक है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर फॉर मैक्सिमम करंट, sin omega t is equal to 1, which implies that omega t is equal to 90 डिग्री, ठीक है। तो फ्लक्स कितना होगा, अब फ्लक्स बताओ ना, अरे ओमेगा टी 90 डिग्री आ गया, एन बी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस 90 डिग्री, यानी कि ये हो गया 0, ठीक है। तो अगर ज़ीरो करंट है तो फ्लक्स की वैल्यू 37.5, ठीक। अगर मैक्सिमम करंट है तो फ्लक्स की वैल्यू 0, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, प्रणव, अक्षय, आदित्य, अनुष्का, सोमेन, क्लियर है सभी को, ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल है।
would the generator work if the would the generator work if the coil were stationary and instead the pole pieces rotated together with the same speed as above? ठीक है, अब ये एक ही बात है, ये एक ही बात है, ये वही वाली बात है कि वो दवा पर लिखा हुआ आता है ना, खांसी की दवाई पर शेक वेल बिफोर यूज़। ठीक है, तो वो वही है कि भाई मैं तो शेक करना भूल गया था, ठीक है, तो जिसको पिलाई है उसी को पकड़ कर हिला दिया, ठीक है, कि भाई अब शेक कर देते हैं। तो ये वही वाली बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने पोल पीसेस को फिक्स कर रखा है और बीच में कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, या फिर कॉइल को फिक्स कर दिया और पोल पीसेस को घुमाते जा रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो पैदा होगा ही होगा। ठीक है ना, तो वही यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, इसमें ये आपको याद रखना है कि एक चीज़ को फिक्स रखकर दूसरी को हिलाना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, वो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। तो वुड द जनरेटर वर्क इफ द कॉइल वर स्टेशनरी एंड इंस्टेड द पोल पीसेस रोटेटेड टुगेदर विद द सेम स्पीड एज अबव? हम ये कहेंगे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनरेटर बिल्कुल आराम से काम करेगा। ठीक है, तो लास्ट वाले का आंसर है कि यस द जनरेटर विल वर्क। आप लोगों ने पता नहीं देखा होगा या नहीं, जब मैं छोटा था ना तो एक ब्लैक एंड वाइट में कार्टून आता था, चार्ली चैपलिन, देखा है? साइलेंट कॉमेडी उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। अच्छा, वो उसमें दिखाते थे वो चार्ली चैपलिन है, चार्ली चैपलिन की मदर बीमार होती है, उसको वो कफ सिरप पिलाता है, फिर देखता है उस पर लिखा है शेक वेल बिफोर यूज, तो मदर को हिला रहा है बैठकर ऐसे, फिर लिटा देता है ऐसे, मदर ऐसे कर रही है ना, कि मतलब जान निकली जा रही है उसकी, तो उन्हें उसको पकड़ कर हिला और दिया। दो चैनल हुआ करते थे पहले, एक DD1 एक DD2। DD मतलब दिल्ली दूरदर्शन, दूरदर्शन दूरदर्शन उसको DD बोलते थे, दिल्ली दूरदर्शन। तो एक चैनल 1 होता था, एक चैनल 2, बस और चैनल होते ही नहीं थे कुछ भी। फिर धीरे धीरे करके आए बाकी चैनल्स। नहीं, चैनल्स तो हैं अभी भी, नहीं नहीं यहाँ नहीं देख रहे, हम तो मेट्रो सिटी में है ना, और बाकी सेट टॉप बॉक्स हैं, लोग यूज़ करते हैं अभी भी। हाँ जी, एक क्वेश्चन और देखिएगा। An AC generator consists of a coil of 100 turns and a cross-sectional area of 3 meters square, rotating at a constant angular speed of 60 radian per second in a uniform magnetic field 0.04 Tesla. The resistance of the coil is 500 ohm. Calculate the maximum current drawn from the generator and maximum power dissipation in the circuit. ठीक है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन तो मैं कराता हूँ, मैक्सिमम करंट निकालना जरा सभी लोग निकालो, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, सारा डेटा दे रखा है। करिए, मुझे 1 मिनट दीजिए बस, हो जाएगा। हाँ, पानी दे रहा हूँ।
दूसरा पार्ट से हाँ दूसरा पार्ट से नहीं, दूसरा पार्ट में पावर निकालनी है, तो पावर कैसे निकलेगी, आई इफेक्टिव इंटू ई इफेक्टिव। आई इफेक्टिव क्या होता है, ये आर एम एस में, तो ई नॉट अपॉन रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू कर लो। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। आपने करंट तो निकाल लिया हो गया, बताइए। एन की वैल्यू 100 दे रखी है, ए की वैल्यू 3 मीटर स्क्वायर है, और ओमेगा की वैल्यू 60 रेडियन पर सेकंड है, बी है 0.04 और रेसिस्टेंस दे रखा है 500। ठीक है, तो आई नॉट वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहे हैं, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। ई नॉट क्या है, एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। सारी वैल्यूज डाल दो, सारी वैल्यू डाल दो। एन आ गया 100 और बी कितना दे रखा है 0.04 और ए है 3, ओमेगा है 60 और आर है 500। पॉइंट गया 2 0, 100 से 100 गया और 0 से 0 गया। 4 3 12, 6 72 अपॉन 50, 5 10 और 5 14 और 5 4 1.44। ठीक है, 1.44 एम्पियर ये आ गया। उसके बाद पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन द कॉइल, तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन द कॉइल ये क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए। ये जैसे पावर निकालते हैं तो पावर क्या होती है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, अब ई आर एम एस क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन रूट टू। आई आर एम एस क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन रूट टू। ये हो गया, तो रूट टू इंटू रूट टू तो 1/2 हो गया। 1/2 ई नॉट आई नॉट, तो 1/2 ई नॉट की जगह क्या लिख दीजिए, आई नॉट अपॉन आर, सॉरी आई नॉट इंटू आर। आई नॉट इंटू आर, आई नॉट यहाँ पर ऐसे ही रहने दो, तो ये क्या हो गया, हाफ आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई आई नॉट अभी अभी निकाला ही है 1.44। तो 1.44 का स्क्वायर करने से बढ़िया क्या है कि मैं 72/50 का स्क्वायर कर दूं। 72/50 का स्क्वायर कर दीजिए, और रेसिस्टेंस कितना दे रखा है 500। ठीक है, ये इसलिए करा है कि वो 500 से ये नीचे वाला टर्म कट जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 72 इंटू 72 अपॉन 50 इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाई 500। 50 10 ज़ा 500, 10 5 ज़ा 50। ठीक है, और 2 से 1 इसको काट दो तो 36 आ गया। तो 72 इंटू 36, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 7 ज़ा 42 और 1 43। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। फिर से देखिए, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 7 ज़ा 42 और 1 43। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 हो गया, 3 + 6 9 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 2 5 9 2। तो 2 5 9 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 5 ज़ा 25, इधर 9 है तो 5 1 ज़ा 5, 9 - 5 इज़ 4, 4 2 42, 5 8 ज़ा 40 और 5 4 ज़ा, तो 518.4 वाट्स। ठीक है, आंसर मैच कर लो, यही है आंसर। ठीक है जी, तो भाई चैप्टर ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट अब आप ये बताइए कि एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहले करवाऊँ, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करवा दूँ, छोटा सा चैप्टर है, 2 दिन, हार्डली 2 दिन में निपट जाएगा। ठीक है,
और फिर उसके बाद में मैं ना रे ऑप्टिक्स कराने के मेरा इरादा है, ठीक है। वेव जो है वेव बाद में कर लेंगे। वेव एक्चुअली रे से थोड़ी सी चीज़ें समझ में आती हैं वेव में, इसलिए, और वेव में बहुत ज़्यादा नहीं है, वेव ऑप्टिक्स छोटा ही चैप्टर है। और मेरा इरादा ये है कि मैं इसको मतलब अक्टूबर में कंप्लीट कराऊँ। बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो सितंबर जितना बचा हुआ है वो भी जाना है, और जो अक्टूबर है वो भी जाना है पूरा। रे ऑप्टिक्स में इतना टाइम लगेगा। उसके अलावा वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे आपका वेव ऑप्टिक्स है, कौन सा, वो फटाफट निपट जाएंगे वो। अगर मतलब फिर हम नवंबर में पहुंच जाएंगे ना, तो नवंबर में क्या होगा कि नवंबर में अगर कोई 2-3 दिन लगातार होंगे ना, लगातार लेगा 2-3 दिन में ही निपट जाएगा, वो कुछ है ही नहीं उसमें, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं। आप ये देखेंगे वो लास्ट के चार चैप्टर मैंने एक ही जगह क्लब करके बना रखे हैं सबके नोट्स, वो बहुत छोटे हैं, तो वो आसानी से हो जाएंगे। अभी बस एक ड्रैगन, बस यही बचा हुआ है, ड्रैगन ही है। रे ऑप्टिक्स बड़ा है, क्योंकि मिरर भी नहीं हटाया, मिरर भी पूरा करना है, लेंस भी करना है, और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी करना है, तो बड़ा है, ठीक है। 10th से रिलेटेड है और इंटरेस्टिंग है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि बच्चे साथ साथ उसको करते नहीं हैं, इस वजह से बच्चों को मुश्किल लगने लगता है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। और डेरिवेशंस कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि आपस में एक दूसरे से रिलेट कर दें, ताकि आपको आसानी से याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए फिर नया नहीं करते आज स्टार्ट, छोड़ देता हूँ फिर, आज इतना ही कर लीजिए।